नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। बजट का काउंटडाउन हो चुका है शुरू और अब बारी है एक्शन की। तो क्या इस साल के बजट में टैक्स के मोर्चे पर मिलेगा बड़ा तोहफा? बजट में बढ़ेगी कमाई और क्या होगी बचत? तो तैयारी तो पूरी हो चुकी है, अब है सिर्फ और सिर्फ एक्शन जरूरी। इसी पर चर्चा करने वाले हैं दो खास एक्सपर्ट्स हमारे साथ आज शो में शामिल हो चुके हैं। एडवाइस एएमसी के एमडी एंड सीईओ राधिका गुप्ता और जानी मानी लेखिका और समीक्षक मोनिका हलन। राधिका और मोनिका, आप दोनों का बहुत स्वागत है हमारे आज के इस खास कार्यक्रम में। और इस बार का बजट भी कई मायनों में बहुत खास है। एक तो उम्मीदें बहुत सारी हैं और चुनावों से पहले का आखिरी फुल टर्म बजट है ये, इसलिए हर किसी के एक्सपेक्टेशंस है, उम्मीदें हैं कि इस बार क्या खास हो सकता है। पॉपुलिस्ट होगा, मतलब लोक लुभावन होगा, या फिर ग्रोथ को बढ़ावा देने वाला बजट होगा? क्योंकि जब लोक लुभावन बजट होता है तो काफी सारी रियायतें आम लोगों को देने की सोचती है सरकार, लेकिन जब ग्रोथ की बात आती है तो थोड़ा बहुत स्ट्रिक्टनेस जरूर होती है और एकदम फोकस और जो अटेंशन होता है वो काफी ज्यादा नैरो डाउन हो जाता है। इसलिए सबसे पहले राधिका, मैं आपसे समझूं तो आज आर्थिक सर्वेक्षण पेश हुआ, जो ग्रोथ है उसका अनुमान कुछ घटाया गया है। अगर हम एक पूरा एक जिस्ट ले इस आर्थिक सर्वेक्षण का, जिसको हम लेखा जोखा कह सकते हैं बजट से पहले का, क्या फील आपको लग रहा है इस बार बजट से पहले क्या हो सकता है? आई थिंक 2-3 थीम्स निकल के आई हैं जो कि पता ही थी। एक तो ग्रोथ का माहौल दुनिया में थोड़ा सा चैलेंजिंग होता जा रहा है, ये तो हमें पता है, हालांकि हिंदुस्तान आगे है। दूसरा अच्छी बात यह है कि इन्फ्लेशन की जो प्रॉब्लम है, ये इकोनॉमिक सर्वे ने भी पॉइंट आउट किया था, इंडिया में काफ़ी हद तक टेपर आउट हो रही है, तो सरकार के पास थोड़ी जगह है। एंड आई थिंक तीसरा जो मैंने इकोनॉमिक सर्वे में देखा, इसके टैक्स कलेक्शंस थोड़ी सी बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस हैं, जीएसटी रेवेन्यूज में एक राइज हो रहा है। तो आई थिंक हर बजट एक बैलेंसिंग एक्ट होता है फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी और ग्रोथ के बीच में, लेकिन ऐसा लग रहा है कि देखो अभी टैक्स कलेक्शंस ऐसी हैं कि हम अपना बजट मैनेज कर सकते हैं अगर हम एक्सपेंडिचर थोड़ा सा एक्सीड करें। तो आई थिंक ये बैकड्रॉप में आपका बजट आगे बढ़ेगा। तो काफी सारी चुनौतियां भी हैं, क्योंकि ना सिर्फ देश के हिसाब से घरेलू बाजार को ध्यान में रखते हुए और अर्थव्यवस्था को देखते हुए मोनिका, पर जो हमने ग्लोबल एक चिंता देखी है कोविड के बाद, स्पेशली एक साइड इफेक्ट भी देख रहे हैं और एक स्लो डाउन का जो खतरा है हम सबके सामने, उसको ध्यान में रखते हुए कई ऐलान इस बार बजट में किए जा सकते हैं वित्त मंत्री द्वारा। पर सवाल जिस का तस बना हुआ है, मन को लुभाने वाला बजट आप देखती हैं इस बार? स्वाति, जितना मुझे समझ आया है इस सरकार के बारे में, वो ये समझ आया कि सख्त कदम उठाने से ये चूकते नहीं हैं। और पिछले साल भी ये बात हो रही थी कि यूपी का इलेक्शन है। मुझे नहीं लगता कि मुश्किल से बजट काबू में आया है। जो ऑफ बजट आइटम्स थे उसको सामने रखा गया पिछले 2 साल में। पूरा जो फिस्कल डेफिसिट है अब सही मायने में वही नंबर है, पहले तो वो गलत नंबर था क्योंकि कुछ चीजें ऑफ बजट थी। जो मुझे लगता है वो कोई भी ऐसी चीज नहीं करेंगी निर्मला सीतारमण जी जिससे कि जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बजट में जो एक प्रूडेंस आई है उसको वो गवाएंगी। उनका ये मानना है और सरकार का ये मानना है, क्योंकि बजट को हमको एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट की तरह देखना चाहिए। स्वाति, आप अगर देखो तो सिर्फ 5% की जगह बचती है, 95% रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पता होता है कि क्या होगा। तो ये जो मेरा ख्याल है वो ये है कि एम्पावर करना चाहते हैं, एंटाइटलमेंट नहीं बांधना चाहते ज्यादा। और एमएड के लिए मुझे नहीं लगता कुछ ज्यादा उम्मीद बांधनी चाहिए सैलरीड क्लास को कि कुछ ज्यादा मिलेगा, क्योंकि पैसा लुटाने का ना तो गुंजाइश है और ना मुझे लगता है मन होगा सरकार का इस वक्त। ये काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट मोनिका आपने बोला कि उम्मीदें तो ढेर सारी हैं, लेकिन क्या वाकई सरकार उस तरफ सोच रही है या एक ब्रॉडर पिक्चर उनके माइंड में है, जो कि राधिका और मोनिका आप दोनों ने बताया। पर अगेन, क्योंकि यहां पर बात नौकरी पेशा की शुरू हुई ही है, हम सब उस वर्ग में आते हैं और हम भी काफी ज्यादा
आशा भरी निगाहों से वित्त मंत्री जी की तरफ देख रहे हैं कि इस बार क्या हम सबके लिए हो सकता है। एक बहुत बड़ा जो तबका है एक्सपर्ट्स का, और आप भी शायद माने कि काफी समय से हमने कोई बदलाव नहीं देखा है हमारे इनकम टैक्स स्लैब में। हाँ, एक नया टैक्स स्लैब जरूर इंट्रोड्यूस कर दिया गया राधिका, पर जो एक रियायत होती है कि 2.5 लाख से लिमिट कम से कम बढ़ा तो दी जाए, आपको वो गुंजाइश इस बार लग रही है? क्या ऐसा कुछ ऐलान शायद वित्त मंत्री करें? उनके पास ऐसा स्कोप है? तो मैं थोड़ा सा पहले मोनिका की बात को बढ़ाना चाहूंगी, फिर मैं इसका जवाब दूंगी। आई थिंक हम लोग बजट से बहुत ज़्यादा उम्मीदें करते हैं कि हर साल कुछ नया होगा। मैं भी ये मानती हूँ कि ये जो सरकार है, लोगों को लगता है कि चुनाव से पहले एक बहुत पॉपुलिस्ट बजट होगा। एक्चुअली 2018 में भी इस सरकार का बजट कोई खास पॉपुलिस्ट नहीं था। बजट मुझे लगता है पिछले सालों का एक कंटिन्यूएशन होगा। एक रोड मैप है ग्रोथ का, रिफॉर्म्स का, पीएलआई का, आत्मनिर्भर भारत का। एक फोकस है कि शॉर्ट टर्मिज्म को, जैसे मोनिका ने कहा है, छोड़ के, जिसे हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं, लंबे समय का एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर की ओर हम फोकस करें। और ये हमने पिछले 2-3 बजट्स में देखा है, और मैं चाहूंगी कि ये बजट इसका कंटिन्यूएशन हो। जहां तक टैक्स की बात है, आपने एक बात का जिक्र किया था कि कोई बदलाव नहीं हुआ है टैक्स स्ट्रक्चर में। मेरे हिसाब से बदलाव ज्यादा फ्रीक्वेंट होने नहीं चाहिए, चाहे डायरेक्ट टैक्सेस हो चाहे इनडायरेक्ट टैक्सेस हो। कैपिटल मार्केट टैक्सेस में तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि एक टैक्स रेजिम आती है, उसको इंप्लीमेंट करने के लिए, उसको कंप्लायंट होने के लिए एक स्टेबिलिटी बहुत जरूरी नहीं है। तो ये हम बार बार सोचे कि एक टैक्स रेजिम में बदलाव आएगा, एलटीसीजी में कुछ आएगा। मैं तो हर बार उम्मीद करती हूँ कि ज्यादा बदलाव ना आए। ऑफ कोर्स एज सैलरीड पीपल वी ऑलवेज वांट अ टैक्स ब्रेक, हु डजंट लाइक अ टैक्स ब्रेक। लेकिन आई थिंक इस सरकार का एक एजेंडा लॉन्ग टर्म कैपिटल एक्सपेंडिचर पे है, एक अमृतकाल भारत, वहां तो हमें भी थोड़ा लॉन्ग टर्म सोचना चाहिए और शॉर्ट टर्म उम्मीदें इस बजट से कम होनी चाहिए ना देखकर। एक दूरदर्शी जो पूरा फोकस है वो सरकार लेकर चल रही है, और उम्मीद वो कर रही है कि ग्रोथ पर ज्यादा फोकस हो। राधिका का ये मानना है, क्योंकि मोनिका, राधिका ये मान रही है कि हो सकता है कि बहुत ज्यादा कुछ हम शायद टैक्स के मोर्चे पर बदलाव ना देखें। मैं इनफैक्ट ये समझना चाह रही कि 2020 में एक नया टैक्स स्ट्रक्चर आया। वैसे आपसे कई बार आप दोनों से ही सवाल पूछा गया होगा कि इसको इतना ज्यादा अट्रैक्टिव सरकार क्यों नहीं बनाने की कोशिश करे, क्योंकि जितना रिस्पांस मिलना शायद चाहिए था उतना नहीं मिला। क्योंकि जो बचत होती है, जो नौकरी पेशा चाहता है कि उसको एचआरए की बचत मिले या बाकी तमाम एटीसी के बेनिफिट्स मिले, बहुत सारे जो मौजूदा टैक्स स्लैब में बचत है वो नए टैक्स स्लैब में नहीं है। तो कोई क्यों जाए किसी नए टैक्स स्लैब में? तो नए टैक्स सिस्टम को क्या और अट्रैक्टिव अभी बनाने की जरूरत है? समय आ गया है कि सरकार इसके बारे में सोचे इस बार के बजट में। आपने बिल्कुल ठीक पकड़ा है स्वाति, क्योंकि ये एक जगह है जहां पे हो सकता है अगर सरकार के पास थोड़ी फिस्कल स्पेस हो, जो कि टैक्स बॉयंसी, जो डायरेक्ट टैक्स के रेवेन्यूज कलेक्शन है वो अच्छा हुआ है, तो अगर थोड़ी सी भी जगह होगी तो मेरे हिसाब से वो चाहेंगे कि थोड़ी पैरिटी लाएं। अगर आप हाईएस्ट मार्जिनल टैक्स देखें जो कॉर्पोरेट सेक्टर को मिला था 2019 में, तो उनका जो हाईएस्ट सरचार्ज मिला के टैक्स बनता है वो 25.17 बनता है, और जो इंडिविजुअल्स हैं उनका सरचार्ज 37% हो जाता है, वो टैक्स रेट को ले जाता है 42.7। तो जो इसमें अंतर है दोनों टैक्स रेट्स में, जो हाईएस्ट मार्जिनल है कंपनीज के लिए न्यू टैक्स सिस्टम में, और जो प्राइवेट जो इंडिविजुअल्स के लिए है, उसमें ऑलमोस्ट डबल का फर्क आ रहा है। तो जब तक ये वाला रेट कम नहीं होगा, और फिर स्वाति फिर ये ना पॉलिटिकल इकोनॉमिक क्वेश्चन बन जाता है कि ये सूट-बूट की सरकार है, देखो अमीरों को टैक्स की इन्होंने रियायत कर दी है, तो ये उनको ये पॉलिटिकल क्वेश्चन होगा कि वो ये स्टेप ले पाएंगे कि नहीं। पर मेरे हिसाब से अगर जगह है तो इन दोनों रेट्स को पास में लाने की है कि इंडिविजुअल्स इतना ऊपर हाई टैक्स क्यों दे जब कॉर्पोरेट सेक्टर का टैक्स 25.17 का बैठता है न्यू टैक्स सिस्टम में। स्वाति, हम इनफैक्ट इसी पॉइंट पर आपसे भी राय लेना चाहती हूँ। एक जो हम कहते हैं ना कि पैरिटी शायद नहीं है पूरे टैक्स स्ट्रक्चर में भी, जो मोनिका ने पॉइंट बोला, उससे आप कितना ज्यादा अग्री करती हैं?
मैं सहमत हूँ, एक पैरिटी होनी चाहिए। और एक जो न्यू स्ट्रक्चर आपने 2020 में इंट्रोड्यूस किया है, वही मेरा कहना है कि आप स्ट्रक्चर इंट्रोड्यूस करते हैं, लेकिन किसी भी स्ट्रक्चर की सक्सेस उसके पार्टिसिपेशन से होती है। तो आपने अब एक स्ट्रक्चर इंट्रोड्यूस किया है, आपका काम है उसे अट्रैक्टिव बनाना, जिससे कि लोग उस स्ट्रक्चर की तरफ आए। जनरली जहां तक टैक्सेशन का मामला है, मुझे लगता है अभी भी हमारा टैक्स स्ट्रक्चर, मैं मार्केट की तरफ भी देखूं क्योंकि हम मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं, आपका डेट के लिए 3 साल है, इक्विटी के लिए 1 साल है, कहीं इंडेक्सेशन है कहीं नहीं है, म्यूचुअल फंड के लिए एक अलग स्ट्रक्चर है, इंश्योरेंस के लिए एक अलग स्ट्रक्चर है। जनरली एक सिंप्लीफाइड टैक्स स्ट्रक्चर जहां अलग अलग एसेट क्लासेस को सिंपल तरीके से टैक्स करा जाए, जहां सारे जो डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको पार पे लाया जाए, इसकी तो बहुत सालों से मांग है और मेरे हिसाब से बहुत ज़रूरत है। ऑन अ डिफरेंट नोट, बाय द वे, आपके इकोनॉमिक सर्वे ने भी ये मेंशन किया है कि पिछले साल डोमेस्टिक कैपिटल ने मार्केट को बहुत सहायता दी है, जिसमें कि हमारी भी इंडस्ट्री, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो ये सारे स्ट्रक्चर्स को पैरिटी पे लाके आई थिंक आप कंज्यूमर के लिए लाइफ बहुत साधारण कर देंगे। बिल्कुल। पर ओवरऑल मोनिका, जब एक आम आदमी, जिसको हम कहते हैं कॉमन मैन, हम जैसे लोग जो हैं, वो जब बजट देख रहे हैं, कॉर्पोरेट इंडिया हो गया, तमाम जो स्टेक होल्डर्स है, हर किसी को कोई ना कोई डेफिनेटली चाह है बजट से, लेकिन जो एक नौकरी पेशा है, जो एक मध्यम वर्ग है, जो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है, हम वो टैक्स पेयर्स, तो सबसे ज्यादा उन्हीं को हम यहाँ पर मानते हैं और सबसे ज्यादा मार उन्हीं पर पड़ती है किसी भी डिसीजन की। जब सवाल आता है कि बजट से बचत कैसे बढ़ सकती है, क्या कमाई और बढ़ेगी बजट से, इसका जो एक फॉर्मूला है, आपको लगता है कि पिछले काफी समय से हमने नहीं देखा है बजट में ऐसा कोई ऐलान हुआ हो जिससे बचत का रास्ता निकल पाए? ऐसा कोई डिसीजन जो कि बचत का रास्ता निकाल पाए, आपकी नजर में लिया जा सकता है? स्वाति, एक ही रास्ता है बचत बढ़ाने का, वो होगा कि जो इनकम है उसको बढ़ाया जाए। इनकम तब बढ़ेगी जब इकोनॉमी में ग्रोथ आएगी। ग्रोथ आएगी तो जॉब्स आएंगे, जो इनके पास जॉब्स है उनको और बेहतर जॉब्स मिलेंगी। 91 के जो रिफॉर्म्स हुए थे, उसके बाद जो सैलरी एस्केलेशन मेरी जनरेशन ने देखा है, हम लोग जब पढ़ रहे थे इमेजिन भी नहीं कर सकते थे कि सैलरी लेवल्स का जो डबलिंग, ट्रिपलिंग, क्वाड्रुपलिंग उसके बाद हुआ था, जो 80s में लेवल था। 91 रिफॉर्म्स के बाद दशक लगा उसको, पर उसके बाद जो बॉयंसी आई है, एक वेव उठी है जिसमें पूरी हमारी जनरेशन उठ गई उसके साथ। क्योंकि जब इकोनॉमी में ग्रोथ आती है तो एवरीबडी हु इज ऑलरेडी देयर बेनिफिट्स, जो नए आए हैं उनको भी फायदा होता है। मेरा सिर्फ ये कहना है कि थोड़ा संयम और 1-2 साल और, क्योंकि इस पिछले कुछ सालों में जो हार्ड रिफॉर्म्स हुए हैं, जो एक तरह से क्या कहें, एक पूरा गेम प्लान बना के चली है ये सरकार, उसके जो इफेक्ट्स हैं वो अब आने शुरू होंगे। आप आज IMF का ग्रोथ फोरकास्ट देख लीजिए, 6.8 है इस साल का, 6.1 थोड़ा गिरता है अगले साल, और फिर 25 में वापस 6.8। ये रियल है, नॉमिनल पे तो हम 11-12 इन्फ्लेशन जोड़ के इतने पहुंच जाते हैं। तो सेविंग्स बढ़ाने का सिर्फ एक ही जरिया हमारे पास रहेगा कि ये ग्रोथ बजट हो, ग्रोथ से जॉब्स आए और सबकी इनकम्स बढ़े। फिर कितनी उसकी बचत करते हैं वो आपके ऊपर है। टैक्स ब्रेक पे ना जाए, आपका 1.5 लाख का टैक्स ब्रेक से कुछ नहीं होता है आजकल, आपकी सेविंग्स बहुत ज्यादा है उससे। तो सिर्फ टैक्स वाली बचत के ऊपर ना जाएं, ओवरऑल जो सेविंग्स है उसकी पाई बढ़ेगी जब ग्रोथ आएगी, सॉरी, मार्च में। बिल्कुल, तो ग्रोथ से ही बचत का रास्ता रहेगा। ये एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव है जो इस वक्त जिसको देखने की बेहद जरूरत है, सख्त जरूरत है। और वैसे भी हम तो कह ही रहे हैं, शाइनिंग इंडिया जो इस बार का बजट है वो डेफिनेटली, अभी जो पूरी दुनिया में मंदी की आहट है उसमें भारत एक इकलौता उभरता सितारा है जो कि काफी संभल कर चल रहा है। उसके तमाम जो डिसीजंस है उसकी तरफ ही इशारा करते हैं। एक छोटे से ब्रेक का यहाँ पर वक्त हो गया है, चर्चा जारी रहेगी हमारे दोनों खास एक्सपर्ट से, बने रहिए हमारे साथ। तो कर रहे हैं आज हम बजट के काउंटडाउन से पहले खास चर्चा। हमारे साथ राधिका गुप्ता है, MD and CEO एडलवाइस AMC, और साथ ही जानी मानी लेखिका
और समीक्षक मोनिका हलन से बात कर रहे हैं। राधिका, कौन से सेक्टर्स पर अभी, क्योंकि अगर हम निवेशक के ध्यान से समझें जो कि अब आने वाले टाइम में एक अपनी दशा और दिशा तय करेंगे निवेश की, कहां पर एक निवेशक को फोकस करना चाहिए? क्योंकि जहां पर सरकार अभी फोकस करने वाले जिन सेक्टर्स पर, वहां पर एक स्पेशल फोकस इन्वेस्टर्स का भी रहना चाहिए, और वो कौन से सेक्टर्स हो सकते हैं? देखिए, तो मैं सेक्टर्स का ज़रूर जवाब दूंगी। आई डू थिंक तो कि एक, जैसे कहते हैं ना कि एक राइजिंग टाइड लिफ्ट्स ऑल बोथ, तो जब इकोनॉमिक ग्रोथ होती है खासकर इंडिया के एवोल्यूशन के पॉइंट में, तो वो सब क्षेत्रों में होती है, तो हर सेक्टर जो डाइवर्सिफाइड फंड होता है वो बेनिफिट करता है। अब अगर हम देखें तो हमारा व्यू ये है कि ये जो डेकेड हिंदुस्तान की ग्रोथ का रहेगा, ये एक ऐसा डेकेड है जहां आपको प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स में एक रिवाइवल मिलेगा। आत्मनिर्भर भारत की जो बात हो रही है, इंडिया को एक मैन्युफैक्चरिंग जायंट को बनाने की बात हो रही है, वहां आपको बेनिफिट होंगे। रिफॉर्म्स के जो फोकस सेक्टर्स हैं, जैसे पीएलआई आया, वो आपके सेल फोन्स में, ऐसे सेक्टर्स में उसमें बेनिफिट लाया। पीएलआई को होपफुली एक्सटेंड करा जाएगा और क्षेत्रों में। तो जो डोमेस्टिकली इंक्लाइंड सेक्टर्स हैं जो प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स से बेनिफिट करेंगे, जैसे कि इंडस्ट्रियल्स है, वहां हमें लगता है ये डेकेड में एक बहुत बड़ा फायदा आएगा। इंडिजनाइजेशन ऑफ डिफेंस, ये जो सारे क्षेत्र हैं इंडिया फोकस, डोमेस्टिक फोकस। और दूसरा सेक्टर जो हमें लगता है वो है फाइनेंशियल्स, खासकर की लेंडर्स, क्योंकि आपको इंडिया में एक क्रेडिट ग्रोथ का रिवाइवल दिख रहा है, तो लेंडिंग कंपनीज को यहाँ के बेनिफिट्स होंगे। और जिन सेक्टर्स पे हमारा थोड़ा, मैं कहूँगी, नेगेटिव बायस रहेगा, वो थोड़े वो हैं जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हैं, क्योंकि ग्लोबली आपको ग्रोथ के अभी भी चैलेंजेस वहां बरकरार हैं। सेक्टर्स पर अपना व्यू रखा राधिका ने। एक जिक्र क्योंकि राधिका ने किया था पैरिटी, जब टैक्स की हम बात कर रहे थे मोनिका, एक व्यू आपसे भी मुझे लेना था। जो कैपिटल गेन टैक्स में अभी अलग अलग एसेट क्लास पे अलग नियम है, उसमें भी जो एक्सपर्ट्स हैं या निवेशक इनफैक्ट ज्यादा मान रहे हैं कि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। जैसे राधिका ने भी बताया कि अलग एसेट क्लास पे अलग नियम बहुत ज्यादा कंफ्यूजन पैदा करते हैं, वहां पर सुधार की गुंजाइश है? बिल्कुल जाहिर सी बात है कि बहुत ज्यादा सुधार की जरूरत है, क्योंकि टैक्स के जो नियम होते हैं वो किसी तरह लोगों को इंसेंटिवाइज भी करते हैं, नज भी करते हैं। तो अगर आप देखो, इक्विटी लॉन्ग टर्म होती है 1 साल में, रियल एस्टेट 2 साल में, डेट प्रोडक्ट्स 3 साल में। इक्विटी का जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स है वो 10% है, बाकी दोनों का 20% विद इंडेक्सेशन है। और तो एक तो ये इसमें बहुत जरूरी है इसको सोच के कि आप कितना लॉन्ग टर्म होना चाहिए, हर एसेट क्लास के लिए अलग होना चाहिए या एक सा होना चाहिए। ये तो पॉलिसी की थॉट है कि आप क्या चाहते हैं, कहां पे निवेशक अपना पैसा डालें। और दूसरी चीज ये है कि एक और जो रूल है, जो आपका रीबैलेंसिंग होता है पोर्टफोलियो का, जैसे रियल एस्टेट है, आपने एक बेचा, उसका जो प्रॉफिट आया उसको आप या तो बॉन्ड्स में डाल सकते हैं या दूसरी प्रॉपर्टी खरीदते हैं, तो आपका प्रॉफिट का पे आपको टैक्स नहीं देना पड़ता है। यही सुविधा डेट और इक्विटी में को भी देनी चाहिए। अगर मेरा इक्विटी फंड है और मैं सिर्फ एक फंड से दूसरे फंड में डाल रही हूँ इक्विटी में ही, तो मुझे टैक्स क्यों देना पड़े? तो ये जो फाइनल डिटेल्स हैं टैक्स लॉज की कैपिटल एसेट्स के ऊपर, कैपिटल गेन्स के ऊपर, उनको ये भी सोचना चाहिए कि आप एटलीस्ट विद इन द सेम एसेट क्लास तो रूल्स को सेम रखो। अगर आप रियल एस्टेट को दिया हुआ है ये बेनिफिट, तो बाकी 2-3 एसेट क्लासेस को भी दीजिए। तो मुझे लगता है इस पे बहुत जरूरी है पॉलिसी थॉट होना, और एक इंडिविजुअल की तरह से सोचना चाहिए। वो 30,000 फुट की ऊंचाई से जो इकोनॉमिस्ट सोचते हैं वो शायद उन कमरों में ठीक रहता है, पर जो निवेशक है उसके बारे में सोच के फिर ये वाले डिसीजंस लेने चाहिए। क्योंकि मैं क्यों टैक्स दूं अगर मैं सिर्फ एक फंड से दूसरे फंड में डाल रही हूं पैसा, क्योंकि रियल एस्टेट में मुझे वो टैक्स नहीं लगता अगर मैं उसको वापस उसी एसेट क्लास में डाल देती हूं। क्योंकि राधिका आपने बात की थी कि आत्मनिर्भर हम भारत की बात कर रहे हैं, हम शाइनिंग इंडिया कह रहे हैं, ये हमारी थीम है बजट की, और आने वाले कई सालों सिर्फ मतलब एक शॉर्ट नजरिया ना रखे, एक लंबी दीर्घ नजरिया रखना चाहिए ग्रोथ का। उसमें एक
इन्वेस्टर के नजरिए से, उनके पोर्टफोलियो बिल्डिंग के पर्पस से अभी लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में अभी आने वाले सालों में जो हम जिस तरीके से पाथ क्रिएट हो रहा है ग्रोथ का, आपको लगता है कि पोर्टफोलियो में कुछ खास बातों का ध्यान में रखते हुए एक निवेशक को फैसले लेने चाहिए अभी? देखिए, मेरा मानना स्वाति है कि पोर्टफोलियो ना बहुत साधारण होना चाहिए। हम खुद को बहुत खुशकिस्मत हमें मानना चाहिए कि हम हिंदुस्तान जैसे देश में हैं, जहाँ की जैसे हमने बात की, आपकी जीडीपी ग्रोथ 6 से 7% होगी, रियल नॉमिनल 11 से 12% होगी। तो आप इक्विटी में निवेश करेंगे तो आपको इक्विटी मार्केट से, लार्ज कैप कंपनी से, मिड कैप कंपनी से, अपने इक्विटी म्यूचुअल फंड से ही 11-12% की वेल्थ क्रिएशन अपॉर्चुनिटी मिलेगी। दूसरी बात यह है कि इक्विटी से आपको मिलेगी, लेकिन इक्विटी में बरकरार रहने के लिए आपको मार्केट के उतार चढ़ाव को टॉलरेट करना पड़ेगा। उसके लिए आपके पोर्टफोलियो में एसेट एलोकेशन होनी चाहिए। तो हर निवेशक के मेरे हिसाब से पोर्टफोलियो में इक्विटी एक बहुत मीनिंगफुल हिस्सा होना चाहिए, लेकिन डेट जैसा एक एसेट क्लास होना चाहिए जो आपको बुरे वक्त में टिका रहे, ड्रॉडाउन आपका कंट्रोल करे, जिससे कि आप लंबे समय में इक्विटी में निवेश करके अच्छा करें। फाइनली जो हिंदुस्तान की टॉप 250 से 500 कंपनी है, उसमें आपको बहुत वेल्थ क्रिएटर्स दिखेंगे। इक्विटी मार्केट ने वेल्थ क्रिएट किया है, आगे भी जाके करेगा। तो बहुत सरल स्ट्रैटेजी निवेशकों की होनी चाहिए कि इंडियन इक्विटीज पे भरोसा रखें, लंबे समय तक निवेश करें और एसेट एलोकेशन अपना बरकरार रखें, जिससे कि वो बुरे वक्त को भी काट लें। बिल्कुल, तो छोटा नहीं, बजट पर एक बड़ा नजरिया इस बार हम देख सकते हैं। सरकार की तरफ से ग्रोथ पर फोकस और आपके पोर्टफोलियो के लिहाज से, निवेश के लिहाज से एक लंबी अवधि और खासतौर पर एसेट एलोकेशन को ध्यान में रखते हुए प्लानिंग करना बेहद जरूरी। राधिका गुप्ता और मोनिका हलन, आप दोनों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ आज के इस खास कार्यक्रम में चर्चा करने के लिए। तो मनी गुरु में आज के लिए बस इतना ही। वक्त एक ब्रेक का हो गया है, पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जी बिजनेस।